Hey there, this is Om Prabhu, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली। तो यार इस वीडियो में अपना टाइम टेबल बताने वाला हूँ और ये वो टाइम टेबल है जिसने मैंने ओवर द ईयर फॉलो किया और इस टाइम टेबल के थ्रू मैंने नीट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 44 लाई, 700 से भी ज्यादा मार्क्स लाए और एम्स दिल्ली को फोड़ा। तो यार एक चीज मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो या फिर इस टाइम टेबल से चीजें मॉडिफाई करते हो अपने टाइम टेबल के अंदर, तो तुम अपने मॉक टेस्ट में या नीट 2023 में जो भी तुम्हारा मार्क्स आया था उससे तुम 200 से 250 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। क्यों मैं इतनी चीजें कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह सकता हूं? क्योंकि यार ये सिर्फ मेरा टाइम टेबल नहीं है यार, ये सारे बच्चों का टाइम टेबल है जो एम्स दिल्ली पढ़ते हैं। मतलब ये टाइम टेबल 90% मैच करता है जो मेरे फ्रेंड्स है जिससे मैंने डिस्कस किया है एम्स दिल्ली के अंदर। क्यों? क्योंकि यार लोग वही चीजें करते हैं, मतलब सुबह उठ के रिवीजन, एक पॉइंट पर पढ़ना, लेक्चर, नोट्स, सोने से पहले मिस्टेक, वो ये सारी चीजें सिमिलर होती है। ये सारी चीजें मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जब भी टाइम टेबल की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हम दिन में कितने घंटे पढ़े, मतलब मैं कितने घंटे पढ़ता था और कितने घंटे पढ़ने चाहिए अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने, 700 से ऊपर नंबर लाने। तो यार सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इंसिडेंट लेना चाहता हूं अपने कॉलेज के एम्स दिल्ली का। तो हुआ क्या था, अभी कुछ दिनों पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर गया और जब हम फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर गए तो हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर ने हमें बुलाया, क्योंकि हम अभी फ्रेशर ही हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं हमें, और डायरेक्टर बुला के हमें कुछ स्पीच दिए या फिर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एक कैजुअल टॉक था हमारे साथ और उन्होंने वो चीज़ बताई जो उन्हें एक नॉर्मल डॉक्टर से लेकर के एक ऐसे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया जो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टीजियस है। क्योंकि यार कोई एम्स दिल्ली का डायरेक्टर तो छोटी मोटी चीज़ नहीं है यार, वो एम्स दिल्ली को चला रहा है, इंडिया का सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने बताया कि एक नॉर्मल डॉक्टर से मैं वहां तक कैसे पहुंचा। तो उनके मन में उनके मतलब पूरे ओवर द स्पीच एक ही चीज उन्होंने ज्यादा हाईलाइट करी, वो थी कंसिस्टेंसी। उन्होंने बोला कि बच्चों तुम लोग अभी आए हो, तुम्हारा भी एक सेमेस्टर हुआ है, लेकिन अगर तुम इसी कंसिस्टेंसी को ओवर द कोर्स ऑफ 5.5 ईयर जो एमबीबीएस का ड्यूरेशन होता है, अगर तुम इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर पढ़ते रहे तो कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होगी। लोग कहते हैं ना एमबीबीएस बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत बड़े सिलेबस हैं। उन्होंने बोला कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि हर दिन 6-6 घंटे पढ़ो, वो उन्होंने बोला कि हर दिन पढ़ो, मैटर नहीं करता कितने घंटे पढ़ रहे हो, हर दिन पढ़ो, कंसिस्टेंसी इज द की। इसीलिए अगर तुम नीट की भी तैयारी कर रहे हो, जैसे ही वो चीज़ें कह रहे थे मेरे दिमाग के अंदर आ गया कि यार ये बंदा सच में सही बोल रहा है, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी वाली चीज़ ही है जो मुझे आज एम्स दिल्ली तक लाई है। और वो सामने वाला बंदा जो एम्स दिल्ली में ऑलरेडी है वो यही कह रहा है कि आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू करके रखो। तो यार हर दिन पढ़ना है, मैटर नहीं करता कि एक दिन में तुम 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो, हर दिन पढ़ना है। अब तो सबसे पहले यार मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ कि मैं पूरा दिन शुरुआत से लेकर रात तक सोने से पहले तक मेरा पूरा रूटीन क्या होता था। तो देखो भाई, सुबह 6-6:30 बजे के करीब में उठ जाता था, 6 बजे का अलार्म लगाता था, स्नूज करते करते 6:30 बजे तक मैक्सिमम उठ ही जाता था। अब लोग सोचते हैं कि सुबह 6 बजे 6:30 बजे उठने के बाद हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए या फिर जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जो हमें समझने में दिक्कत आती है उसको सुबह सुबह पढ़ो जिससे अपना दिमाग तेज चले। तो यार ये चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि शुरुआत का सुबह जब दिन शुरू होता है उस टाइम पर मेरा बिलीव है कि तुम नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करो। क्योंकि भाई अगर तुम बाहर जाओगे, इन्वायरमेंट के पास जाओगे, दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है और उस सुबह के 1 से 1.5 घंटे की वजह से पूरा दिन अच्छा जाता है। तो मैं यही चीज़ करता था, मैं सुबह सुबह वॉकिंग करने के लिए बाहर निकल जाता था, या तो मैं अपने छत में चला जाता था क्योंकि भाई चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ वगैरह बहुत सही आती थी, या फिर मेरे घर के पास में एक गार्डन था वहाँ चला जाता था। अब लोग सोचते हैं कि मैं सुबह या फिर कोई बंदा सुबह जाएगा तो सुबह का पूरा 1 से 1.5 घंटा पूरे वॉकिंग वगैरह में लगा के टाइम पास कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था, जब भी मैं घर से बाहर जाता था वॉकिंग करने के लिए या कुछ भी टहलने के लिए, तो उस टाइम पर मैं अपनी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी लेके जाता था। अब मैंने क्या किया था, मैंने पूरे धीरे धीरे करके मैंने टोटल 4 कॉपी बना ली थी। और इस 4 कॉपी में मैं क्या किया था कि मैं अपनी क्लास 11th की बायोलॉजी, जैसे ये वाली जो शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी है ये मेरी क्लास 11th की बायोलॉजी है, इसके अंदर पूरी क्लास 11th की बायोलॉजी इतने छोटे से पेज के अंदर कंसाइज करके मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखा है। फिर क्लास 12th की बायोलॉजी और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, इस तरीके से मैंने 4 छोटी छोटी कॉपी बना रखी थी। अब मैं क्या करता था कि सपोज करो मैं क्लास 11th की बायोलॉजी वाली कॉपी लेकर सुबह चला गया। अब मैंने कॉपी हाथ में पकड़ा जरूर है, लेकिन मैं इसको खोल के देखता नहीं था, ये बस मेरे हाथ में होती थी और मैं अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करते जाता था कि मैंने क्या क्या पढ़ा। मैंने पढ़ा सबसे पहले एनसीईआरटी की पहली लाइन लिखी, एरिस्टोटल ने क्या किया। एरिस्टोटल ने मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट को एनिमल को एनाइमा इनाइमा दिया, प्लांट को ट्रीज हर्ब शब्स दिया। ये सारी चीज़ें मैं उसके अंदर लिख जरूर रखा, लेकिन मैं अपने दिमाग के अंदर रिवाइज करते जाता था। जैसे कि देख सकते हो कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या किया,
अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया मोर साइंटिफिक बेसिस का, यहाँ लिख दिया। उसके बाद एनसीईआरटी की अगली लाइन, एनसीईआरटी की अगली लाइन लिनियस ने क्या किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, कैसे कैसे प्लांट और एनिमल में। अब एनसीईआरटी की बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिफाइड द होल किंगडम। वो किसके लिए लाइन है, एनसीईआरटी प्लांट के लिए लाइन है। तो ये लोग कहते हैं ना, टॉपर्स कहते हैं जिनकी एयर 1 2 आती है, वो भी कहते हैं कि यार हमें एनसीईआरटी की लाइन डिट्टो रट्टी होती है। मैं शशांक से भी बात कर रहा था एयर 14 है 2023 का, उसने भी ये बोला कि भैया जब मैं आंखें बंद करता था मुझे एनसीईआरटी की लाइंस दिखती थी। तो यार एनसीईआरटी की लाइन कैसे दिखेगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लोग बैठ के रटेंगे उसको। तो उसका रीजन क्या है, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है यार, तुम्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। और रिवाइज इसी प्रोसेस को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। मैं हमेशा कॉपी लेके जरूर जाता था, लेकिन कभी कॉपी खोल के नहीं दिखता था। कॉपी इसलिए रखा हूं हाथ में ताकि कोई भी चीज छूटे बीच में, या समझ ना आए, याद ना आए, उसके लिए, लेकिन एक्टिवली रिकॉल करना। और इस तरीके से अगर तुम मतलब करोगे ना यार, तो मैं सिलेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा, 700 तक मार्क्स गारंटीड आएंगे अगर इस तरीके से पढ़ना चालू कर दो। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ नीट एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छे नंबर लाने के लिए, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि तुम डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट्स में लगाओ। मतलब कि 2022 के डायरेक्ट क्वेश्चन, 2023 के सारे क्वेश्चन, 2019 के सारे क्वेश्चन, मतलब तुम 2019 का पेपर उठा के सीधा सॉल्व करना चालू करो। और रही बात प्रीवियस 18 ईयर की, तो प्रीवियस 18 ईयर के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स इस ओसवाल की 18 ईयर नीट यूजी वाले बुक के अंदर है। ये बहुत ही शानदार बुक इसलिए है क्योंकि यार इसके अंदर सिर्फ पेपर नहीं, पेपर के बाद तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगी, और उस ओएमआर शीट में तुम डायरेक्टली सॉल्व करके देख पाओगे कि तुम्हारा ओएमआर बबलिंग में प्रॉब्लम है या कॉन्सेप्चुअल एरर है। और मतलब इसके अंदर 18 पेपर है तो 18 ओएमआर शीट है, और इंडियन इसमें 18 से ज़्यादा पेपर हैं। क्यों? क्योंकि 18 साल के पेपर तो हैं, लेकिन हर साल मतलब 2020 हो गया, 2021 हो गया, 2019 ओडिशा हो गया, कोविड के कारण, गंगानगर के कारण, इन सारे के कारण एक्स्ट्रा पेपर हो रखे हैं। इंडीड 2023 में भी एक एक्स्ट्रा पेपर मणिपुर में हुआ था। तो ये सारे पेपर इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, इसके सॉल्यूशन, इसके आंसर दे रखे हैं। सॉल्यूशन में एनसीईआरटी बेस, मतलब एनसीईआरटी से है नहीं है, ये सारी चीज़ तुम्हें पता चल जाएंगी। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। सुबह उठने के बाद बाहर गए, बाहर लेके अपने शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी लेके गए, शॉर्ट नोट वाली कॉपी को रिकॉल किया। पहला अरिस्टोटल वाला रिकॉल हो गया, फिर लिनियस वाला रिकॉल हो गया, फिर एनसीईआरटी में लिनियस के ड्रॉबैक दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की अगली पेज में लिनियस के ड्रॉबैक दिए हुए हैं। ड्रॉबैक दे रखा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक को डिफरेंशिएट नहीं कर। अब एनसीईआरटी ने इसके एग्जाम्पल भी दिखे हुए हैं। अब एनसीईआरटी ने एकदम एग्जैक्टली सामने एग्जाम्पल नहीं लिखे। एनसीईआरटी ने ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि फंजाई और प्लांट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के एग्जांपल दे रहा है क्लैमाइडोमोनास स्पायरोगेरा और एल्गी। और प्रोकैरियोट यूकैरियोट का एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और प्लांट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होता है, प्लांट के पास भी सेल वॉल होता है, और दोनों अलग अलग हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्लांट यूकैरियोट है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ उसको रख दिया प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया को भी। तो ये उसका ड्रॉबैक था। तो ऐसे नीट में क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल सिग्निफाइज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियस, और ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। लोग बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी के अंदर से क्वेश्चन नहीं है यार, एनसीईआरटी के फर्स्ट 2 पेज को कंबाइन करके बनाए क्वेश्चन। फिर उसके बाद 3 किंगडम आता है तो उसको किसने दिया, 4 किंगडम आता है, 5 किंगडम आता है, 6 किंगडम आता है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मोनेरा को 2 किंगडम में 2 डोमेन में डिवाइड किया, मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। एनसीईआरटी की लाइन है, और वो आर्किया और बैक्टीरिया है। तो एनसीईआरटी की जो चीज़ें थी ना उसको मैं लिखा था। मैं कोई किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स को या फिर किसी इंटरनेट से डाउनलोड करके फर्जी शॉर्ट नोट्स वगैरह पर कभी बिलीव नहीं किया। मैंने एनसीईआरटी की चीज़ों को देखा, एनसीईआरटी की लाइनों को देखा जिससे क्वेश्चन बना सकता है, और एग्जैक्ट एनसीईआरटी को लिखा। फिर ये बहुत ही खास बात यहाँ लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किंगडम प्रोटिस्टा ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है, अगर ये एग्जाम में आ जाए असर्शन रीजन के तौर पे, कि असर्शन आ जाए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन रीजन आ जाए उसने ऐसा किया। अब इस क्वेश्चन को 99% लोग गलत करेंगे, लोग बोलेंगे कहाँ का क्वेश्चन है। तो भाई ये एनसीईआरटी का पहला पेज है, ये एनसीईआरटी का दूसरा पेज है। एनसीईआरटी की तीसरी पेज में ये लाइन लिखी हुई है, किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लैमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विथ पैरामीशियम अमीबा। और पैरामीशियम अमीबा पहले कहाँ थे? एनिमल किंगडम में थे, क्योंकि उनके पास सेल वॉल नहीं था। क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास पहले कहाँ थे? प्लांट किंगडम में थे, क्योंकि उनके पास सेल वॉल था। तो ये ऐसी लाइनें हैं जो अलग अलग पेज में एनसीईआरटी में बिखरी हुई हैं। तो लोग कहते हैं ना कि यार शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाने होता है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये नहीं है कि तुम एनसीईआरटी की लाइनों को रटते जाओ या लिखते जाओ। तुम एनसीईआरटी की डिफरेंट पेजेस की एनसीईआरटी की लाइनों को कंबाइन करके एक साइड में लिख दो। एनसीईआरटी की 3 पेज है, और 3 पेज को मैंने यहीं तक कंक्लूड कर दिया। सोचो
लेकिन यार तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे क्लास 11 की बायोलॉजी, क्लास 12 के बायोलॉजी, एनसीईआरटी में जो भी मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं, सब कुछ का पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल ओम प्रभु एनएसडी में डाल दे रहा हूँ। वहाँ से तुम जरूर देखना कि मैंने किस तरीके से पूरी की पूरी बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कंसाइज किया था। मतलब ये 5 पेज होंगे, 5 पेज के अंदर पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म, पूरा किंगडम वगैरह खत्म। और तुम्हें पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 23 में भी आए थे, 22 में भी आए थे, 21 में भी आए थे, हर साल आते हैं। हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स, अब आजकल ऐसा सीजन वाले कठिन क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो यार इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को करके पढ़ना है, एक्टिव रिकॉल करना है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन पे होगी, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी बायोलॉजी, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से पढ़ना। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि भाई सुबह 6 बजे उठता, 6:30 बजे, उसके बाद जाता था, एक्टिव रिकॉल करता था। अब मैं वापस आता था 8 बजे करीब। क्यों? क्योंकि मैं जो था स्कूल गोइंग स्टूडेंट था, मैं केंद्रीय विद्यालय से था, तो मुझे स्कूल तो जाना होता था। तो 8 बजे आता था, 8:20 तक मैं बढ़िया तैयार व्यार होकर स्कूल चला जाता। अब किसी भी बच्चे का स्कूल होगा वो 8 बजे से 2 बजे तक होगा, इससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा। अगर कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, वो भी भाई 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल जा। मैं भी 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल जाता था। अब 2 बजे वापस आता था। 2 बजे वापस आने के बाद जनरली 1:40 पे छुट्टी हो जाता था, 2 बजे तक वापस आ जाता था। अब 2 बजे तक खाना वाना खा के मैं 2 बजे से 4 बजे तक आराम करता था। आराम करने का मतलब मैं सो जाता था, नैप लेता था। अब मैं 4 बजे उठता था। क्यों? क्योंकि 4 बजे से 9 बजे तक मेरी होती थी लाइव लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर, कोचिंग के लेक्चर। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं किया कि मैं लेक्चर को छोड़ा हूं और उसका रिकॉर्डेड देखा हूं। लेक्चर का रिकॉर्डेड देखना इज द वर्स्ट ऑप्शन। जब भी तुम कोचिंग ज्वाइन किए हो, फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी कोचिंग ज्वाइन किया ऑनलाइन, तो मैं हमेशा ऑनलाइन लाइव लेक्चर ही देखने हैं और अटेंटिवली देखना है। लोग सोचते हैं कि लाइव लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, बाद में फिर से देख लेंगे। टाइम पास नहीं करना है यार। लेक्चर मतलब एक्चुअल क्लास जो तुम ऑफलाइन अटेंड करते हो, तो वो करना है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई मैं सुबह जाता था क्लास और क्लास आने के बाद ये करता था, तो मेरा क्लास जाना तो वेस्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि यार क्लास में हफ्ते में 3 दिन जाता था मैक्सिमम, और बाकी दिन का मुझे मिल जाता था टाइम। मतलब मैं बंक मारता ही था ऑब्वियसली, बट 3 से 4 दिन मुझे जाना होता था। और 3 से 4 दिन जो भी मैं जाता था उसको मैं टाइम पास नहीं करता था। मैं क्या करता था, मैं जनरली जैसे इंग्लिश का पीरियड है तो इंग्लिश के पीरियड में लास्ट बेंच पर जाके बैठ गए। मैं क्लास 12th में था तो मैंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया था, तो लास्ट बेंच पर जाके बैठ गए और लास्ट बेंच में जाकर के नीट का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर 2020 का 2021 का उसको सॉल्व करना चालू कर दिए। आगे मूव करते हैं कि भाई स्कूल से आ गया, स्कूल से आने के बाद नैप ले लिया, नैप लेने के बाद मैं कोचिंग अटेंड किया, लाइव लेक्चर देखा। लाइव लेक्चर मेरा मान लो 9 बजे खत्म होता है। अब 9 बजे खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही 9 बजे मेरे लेक्चर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो उस दिन पढ़ाया होगा उस दिन का उसी दिन रिवाइज करेंगे। मेरे केमिस्ट्री के टीचर थे, वो कहते थे अगर तुम उस दिन का उसी दिन रिवाइज नहीं किए तो तुम्हारा पूरा दिन का पढ़ना बर्बाद है। और ये चीज़ मैं आज एमबीबीएस में हूँ, उस दिन में भी मतलब इस चीज़ को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ यार। अगर मैं छोटी चीज़ें पढ़ा तो कम से कम आगे थोड़ा सोच लूँगा कि हाँ भैया मैंने फार्माकोमेकेनिकल कपलिंग आज पढ़ी, बस इतना सोच लूँगा। वैसे ही मैंने जो भी मेरा नीट का तैयारी का जो भी पढ़ाया जाता है उसको पढ़ लेंगे भाई। ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ें, उसको रिवाइज करें एक एक चीज़, लेकिन जितना भी पढ़ाया गया उसको पढ़ेंगे, जिस दिन पढ़ाया उसी दिन पढ़ेंगे। और उसके बाद डीपीपी वगैरह जो भी होगा सॉल्व करेंगे। तो 10:30, 11, 12 जितने बजे तक सॉल्व हो जाए उससे सॉल्व करके सो जाता था। अगर डीपीपी सॉल्व नहीं भी होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, उस डीपीपी को मैं क्लास में लेके चला जाऊंगा, स्कूल में उसको सॉल्व कर लूंगा। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें डिवाइड करके रखी थी, क्योंकि स्कूल गोइंग टू स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कोचिंग और इसको मैनेज करना, लेकिन मैनेज करने का तरीका मैंने निकाल लिया था। तो इसके बाद रात 12 बजे तक खाना वाना खा के सो जाता था। तो इस टाइम टेबल को फॉलो करना। अब इस टाइम टेबल से तुम्हें क्या चेंज करना है अपने टाइम टेबल के अंदर, क्या चीज़ें सीखनी है, तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की नहीं है। सबसे पहली चीज़, तुम्हें एक्टिव रिवीजन वाली चीज़ अपने टाइम टेबल में डालनी ही डालनी है। और मेरे शॉर्ट नोट्स वगैरह देखना किस तरीके से मैंने बनाए थे, इनको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। अगली चीज़ कि लाइव लेक्चर अटेंड करना। लाइव लेक्चर अटेंड किए बिना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम रिकॉर्डेड अभी भी देख रहे हो तो वैसा मत करो, लाइव अटेंड करने की कोशिश करो। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, डलवाओ, मतलब लाइव देखो। तीसरी चीज़, हमेशा रिवीजन उसी दिन का उसी दिन करो। कभी भी उसको ऐसा नहीं कि पोस्टपोन कर दिया, आज नहीं यार आज तो थक गए सो गए, ऐसा मत करो। और हाँ, रात को सोने से पहले एक बहुत शानदार चीज़ होती थी मेरे पास, वो होती थी मेरी मिस्टेक बुक। अब मिस्टेक बुक क्या चीज़ है भाई, देखो जैसे कि इस छोटी सी मतलब बहुत छोटी सी बुक मैंने बनाई थी, यहाँ मैंने लिख रखा है माई करेक्शन नोटबुक। अब इस बुक के अंदर मैंने क्या किया था, जब भी मैं मॉक टेस्ट दिया करता था या कभी ऐसी चीज़ होती थी जिसको मैं बार बार क्वेश्चन डीपीपी सॉल्व करते समय गलत कर देता था, उस चीज़ को मैं लिख देता था विथ डेट। देखो भाई
ये मेरी मिस्टेक बुक का पहला पेज है। पहले पेज मिस्टेक बुक में मैंने इकोलॉजी लिख रखा और यहाँ तक कि डेट भी लिखा है 2/5/21 में मैंने इकोलॉजी पढ़ी थी। इकोलॉजी के क्वेश्चन मेरे से गलत हुए थे। कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे से? क्या गलत हो जाता था? क्वेश्चन नंबर 25 था, मैंने मतलब ऐसे ही लिख दिया, स्पीशीज वाइटल रोल प्ले करता है, क्रिटिकल लिंक है कनेक्टिंग। डेफिनेशन को अच्छे से याद कर, स्पीशीज की डेफिनेशन में भूल जाता था, मतलब गलत कर देता था। एनसीईआरटी की लाइन है, रीजनल लोकल वेरिएशन इन ईच बायोम लीड टू हैबिटेट। ये एनसीईआरटी की लाइन है, मेरे ख्याल सेकंड पेज की लाइन है, वो भी इकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की। तो मैं इसमें लिखा एनसीईआरटी की लाइन स्टार मार्क। मतलब इस तरीके से मिस्टेक बुक में एनसीईआरटी की लाइनों को रिवाइज करा रहे हैं। एनसीईआरटी की लाइनें रिवाइज हो रही है मिस्टेक नोटबुक के थ्रू। तो यार रात को सोने से पहले मैं कुछ नहीं करता था, अपनी मिस्टेक नोटबुक में कुछ चीज़ें ऐड करनी होती थी वो कर लेता था, और जो भी पहला का था उसको पन्ने पलट लेता था। क्योंकि भाई देख सकते हो बहुत पतली सी बुक है, इस पतली सी बुक को अगर मेरे को डेली देखना भी हो तो कितना ही टाइम लग जाएगा? बहुत कम टाइम लगेगा। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें लिख देता था। और एनसीईआरटी की लाइन कि भाई डेजर्ट ऑर्गेनिज्म वाटर को किस तरीके कंजर्व करते हैं, तो भाई ये वाली लाइन में भूल जाता था। और एनसीईआरटी मतलब नीट 2015 में क्वेश्चन आया, जब मैं नीट 2015 का पेपर सॉल्व कर रहा था उसके अगले दिन मैंने लिखा था कि भाई सेम हैबिटेट डिफरेंट स्पीशीज़ का फंक्शनल रूप बायोटिक कम्युनिटी बनाता है, सेम हैबिटेट सेम स्पीशीज़ फंक्शनल रूप नीश बनाता है। ये एनसीईआरटी का नहीं है, ये ऊपर वाला आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, लेकिन फिर भी नीट 2015 में आया हुआ था तो मैंने यहाँ लिख लिया ताकि ये चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। तो मिस्टेक नोटबुक के अंदर अजीब अजीब सी चीज़ें जो नीट में आ रखी हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी की हैं, या चीज़ें भूलने का चांस होता है, जिसको बार बार मिस्टेक करता हूँ उसको लिख देता था। और यहाँ तक कि सिर्फ बायोलॉजी नहीं, मैं फिजिक्स की चीज़ें भी लिखता था, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्व फ्रिंजेस में इंक्लूड नहीं करना इन्फिनिटी को, टोटल पॉसिबल फ्रिंजेस में इंक्लूड करना इन्फिनिटी को, सारी चीज़ें मैं लिखता था। तो यार सबसे पहले उठ के रिवाइज करेंगे एक्टिव रिवीजन। उसके बाद मैं कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था। स्कूल तुम नहीं जाते, बहुत अच्छी बात है, तुम ड्रॉपर हो, बहुत अच्छी बात है। उस टाइम को तुम अगर चीज़ें के लिए रिवाइज करो, तुम जल्दी सोना चाहते हो जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह के टाइम को तुम हो सकता है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगा दो। उस टाइम जिस टाइम में मैं कॉलेज जाता था, स्कूल जाता था, उसको वेस्ट नहीं करता, मैं बोलता हूँ यूटिलाइज कर दो। तुम भी वही करो, तुम बस घर में रह के वो चीज़ करो। और उसके बाद वापस आओ, वापस आने के बाद मैं नैप वगैरह लेता था, फिर लेक्चर अटेंड करता, लेक्चर अटेंड करने के बाद उसी दिन का पूरा रिवाइज करता था, रिवाइज करने के बाद सोने से पहले मिस्टेक नोटबुक। इस तरीके का पूरा दिन का रूटीन चलता था यार। तो इस रूटीन से तुम अपने रूटीन को चेंज करो, इस तरीके से रूटीन ऐड करो। और स्कूल गोइंग स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मतलब मन के अंदर आता है कि भाई हमारा स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। भाई बंक मारो, हफ्ते में 3 दिन तो बंक मारो ही मारो। मैं खुद मारता था। मैं जनरली सैटरडे संडे तो भाई सैटरडे तो बंक मारना ही मारना है, क्योंकि सैटरडे मारने के बाद संडे छुट्टी होता है, तो लगातार 2 दिन का फ़ायदा होता है। तो लगातार 2 दिन में घर में रह के पढ़ने का मज़ा आता है। उसके बाद थर्सडे बंक मारता था और ट्यूसडे बंक मारता था। मंडे को मैं अपनी शक्ल दिखाता था, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। तो भाई इन चीज़ों से स्कूल जाता था और बाकी टाइम बंक। तो इस तरीके से तुम्हें भी करना है यार। तो और ड्रॉपर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। So thank you for watching this video, and if you like the effort that I put to make this video, hit the like button, hit the subscribe button, and if there's any query, leave that in the comment section or Instagram or Telegram, I will be answering। और यार ये जो टाइम टेबल मैंने बताया वो एक्चुअल है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो यार एक लाइक तो बनता है। They see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sit